हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने आर ओ पेपर में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस वगैरह का घटना चक्र जो है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे यूपी पीसीएस के पहले। और बिहार पीसीएस के पहले हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पीवाईक्यूज़ हैं, तो वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लें। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। और ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब जो है हम लोग के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में ही दिया रहता है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा रहता है। कुछ छूटा होगा तो फिर वो मैं देख के आपको बता दूँगा। और तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस और फिर थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलीकट। कब आए थे वास्को डी गामा? तो 1498 में आए थे। आजकल यूपीपीसीएस में डेट भी बहुत पूछता है, तो मई 20 1498 में वास्को डी गामा जो है कैलीकट आए थे, मतलब कि इंडिया में आए थे। और जैमोरिन जो कि लोकल रूलर था कैलीकट का उस वक्त का समय का, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा यहाँ से 60 गुना प्रॉफिट लेके यूरोप वापस गए थे, और मेनली उन्होंने ब्लैक पेपर का ही बिजनेस किया था। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। तब पोर्टुगीज़ मर्चेंट इस्टेब्लिश देयर, तो कमर्शियल फर्म भी अपना बना लिए थे पोर्टुगीज़ मर्चेंट यहाँ पे इंडिया में। कहाँ कहाँ पे? कैलीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली, ताकि उनको बिजनेस करने में आसानी हो। और फ्रांसिस्को दे अल्मीदा पहले पोर्टुगीज़ वायसराय के रूप में इंडिया में भेजे गए थे 1505 में, जब पुर्तगालियों ने थोड़ा बहुत ज़मीन वमीन कब्जा लिया यहाँ कैलीकट के आसपास। तो अब उनको लगा कि गवर्नर भेज देना चाहिए जो कि वहाँ पे एक रूल इस्टेब्लिश कर सके और पॉलिटिकल पुर्तगालियों का एक हित रक्षा कर सके उनका। और फ्रांसिस्को दे अल्मीदा ने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए, ताकि कोई और यूरोपियन जो है इंडियन ओशन और अरेबियन सी में ट्रेड करने से पहले अपना मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश कह रहे हैं, ये पुर्तगालियों को। जैसे मेनली स्पेन उस वक्त पे काफ़ी हावी थे, जैसे स्पेन के कोलंबस अमेरिका चले गए थे, वैसे ही ये पुर्तगाली जो हैं ये इंडिया की तरफ आ गए थे। तो वैसे ही ब्रिटिश वगैरह भी राइज हो रहे थे उस वक्त, तो सबका डर के वजह से कि कोई और ना आ जाए, तो ये इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए। अब देखिए, पोर्तुगीज़ शुड भी मतलब वहीं चीज़ अरेबियन सी और इंडियन ओशन में सोल ट्रेड पावर होनी चाहिए पोर्तुगीज़। और अल्मीदा के बाद अल्बुकर्क जो कि इंडिया के गवर्नर बनाए गए पुर्तगालियों के द्वारा 1509 में। और 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा एनेक्स कर लिया यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से वास्को डी गामा के बारे में सही क्या है? तो जैमोरिन द रूलर ऑफ कैलीकट, ये तो आपको अभी बताया गया कि रूलर ऑफ कैलीकट जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था 1498 में, तो ये सही है। और फर्स्ट ट्रिप में वास्को डी गामा स्टेड फॉर 1 ईयर, तो ये गलत जवाब है। और वास्को डी गामा रिविजिटेड इंडिया इन 1501, तो ये भी गलत जवाब है। लेकिन छत्तीसगढ़ कमीशन ने इसको सही माना है। हालांकि रियल में ये 1502 में वापस आए थे वास्को डी गामा, और 3 महीने के लिए ये पहली बार में रुके थे, ना कि 1 साल के लिए। तो ये 1501 और 1502 ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, स्टेट पीसेस में ऐसा होता है। जैसे कि बिहार पीसेस का ही लास्ट ईयर का सवाल था एक, कि बिहार को कब रिकॉग्निशन मिला। तो एक था 23 मार्च करके, कि बिहार दिवस उस दिन मनाया जाता है 23 मार्च, और एक आ गया था 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को वो लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल रियल आंसर था। तो इस तरह से स्टेट पीसेस कभी कभी फंसा देता है। बिहार में ही 1911 और 1912 को करके काफ़ी सवाल ऐसे बिहार के इस्टेब्लिशमेंट को लेके, कैपिटल ट्रांसफ़र को लेके फंसा देता है बिहार पीसीएस। तो ये सब से आप लोग थोड़ा अवगत रहिएगा। और ये 1501 जो है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 1501 माना है, लेकिन अब इसका मेनली जो है 1502 है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होगा? कौन लेके आया था? तो अभी आपको बताया ही थे, ब्लू वाटर पॉलिसी दे अल्मीडा लेके आए थे, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। सेम सवाल वास्को डी गामा कब आए थे, तो आपको पता ही है। पोर्टुगीज़ फर्स्ट वायसराय, मतलब ये सब तो अभी आपको पता ही थी। फर्स्ट पोर्टुगीज़ वायसराय कौन थे? हु अमंग द हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कैलीकट, तो फिर वहीं जैमोरिन। तो ये नया सवाल पे चलते हैं। हु अमंग फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज़ कंट्री? तो पीटर मुंडी थे।
पीटर मुंडी जो हैं इन चारों में से, दुआर्ते बारबोसा जो थे ये कृष्णदेवराय के वक्त आए थे, डोमिंगो पेस ये भी कृष्णदेवराय के वक्त आए थे, और फर्नांडो नूनीज़ ये अच्युत देवराय के वक्त आए थे। तो ये 1535 से 37 के आसपास कभी आए थे, और ये कृष्णदेवराय जो कि 1510 से 1530 तक थे, 1505 से 1530 तक, तो उस वक्त आए होंगे डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा। तो ये तीनों जो हैं पोर्तुगीज़ कंट्री से आए थे। पीटर मुंडी जो थे ये ब्रिटिश ट्रैवलर थे और ये शाहजहाँ के वक्त आए थे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि वॉयजर्स और कंट्रीज़ क्या हैं। तो वास्को डी गामा कहाँ से थे, तो पुर्तगाल से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन से थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। और तस्मन जो है वो हॉलैंड से थे। ऑस्ट्रेलिया जो है उसके नीचे यहाँ पे तस्मानिया है, तो वो तस्मानिया और न्यूजीलैंड को ये हॉलैंड से थे तस्मन, तो इन्होंने खोजा था। वैन डी मैन लैंड पहले बोलते थे न्यूजीलैंड को ही, अब वैन डी मैन लैंड तस्मानिया को बोलते थे और न्यूजीलैंड को खोजा ही था तस्मन ने। तो अब तस्मानिया बोलते हैं तस्मन को, वैन डी मैन लैंड नहीं बोलते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा को एक्वायर किया था 1510 में। नूना दु कुन्हा इन्होंने क्या किया था, चेंज ऑफ पोर्टुगीज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल इन्होंने क्या किया था, अराइवल इन इंडिया सितंबर 1500 AD में। और अल्मीदा ब्लू वाटर पॉलिसी सबको पता ही है ये बात। तो अल्बुकर्क गोवा को एक्वायर किए थे 1510 में, और नीनो द कुन्हा चेंज ऑफ पोर्तुगीज़ हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट करके लेके गए थे। और कैब्रल ये थोड़ा नया होगा पेड्रो कैब्रल के बारे में, तो ये अराइवल हुआ था इनका इंडिया में 1500 AD में, सितंबर 1500 AD में। मतलब कि ये 1498 में वो आया था आपका जो इंडिया को डिस्कवरी किया था, क्या नाम है, पुर्तगाली जो था, क्या बताइए, यहीं ऊपर ही नाम है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में आया था, और कैब्रल जो है ये आया था 1500 AD में सितंबर में। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका बर्थ प्लेस इटली है। तो ये भले ही स्पेन से गया था लेकिन इसका बर्थ प्लेस जो है वो इटली है। और फर्डिनेंड मैगेलन इसका बर्थ प्लेस पुर्तगाल है। और ये दोनों नाम नहीं सुनेंगे आप लोग, जैक्स कार्टियर। तो जैक्स कार्टियर फ्रांस का था और ड्रेक जो है ये यूके का था। तो जैक्स कार्टियर ने क्या किया है, कनाडा को डिस्कवर किया है कार्टियर ने। और उसके बाद फ्रांसिस ड्रेक ने क्या किया है, ये सेकंड आदमी है जो कि अर्थ का नेविगेशन किया है चारों तरफ। जैसे ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ समुद्र में घूमने वाला ये दूसरा आदमी है और पहला इंग्लिशमैन है। और फर्डिनेंड मैगेलन जो हैं, जो पुर्तगाल में पैदा हुए थे, ये फर्स्ट पर्सन है जो कि पूरे ग्लोब के चक्कर मारे थे 1519 में। और दूसरा आदमी फ्रांसिस ड्रेक है और पहला इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, पहला यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली थे। वो अपना जिसका नाम बोले थे वास्को डी गामा, विद हेल्प ऑफ गुजराती रूट गाइड। मतलब एक गाइड इनको अब अहमद इब्न माजिद। अब जैसे ये लोग आके यहाँ पे अफ्रीका में, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड हॉर्न पे आके इनकी जो नाव वगैरह थी वहाँ पे आके केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में था। तो यहाँ पे आके ये लोग मतलब रुके थे और यहाँ इन लोगों को इंडिया आना था। तो इंडिया का एक गुजराती वो था ट्रेडर अब्दुल इन माजिद, तो वही इन लोग को यहाँ पे लेके गया था इंडिया के लिए। किनको, तो पुर्तगीज़ों को। तो पुर्तगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच, ये सारे मतलब इंडिया में आए थे, जिसमें से पुर्तगीज़ जो हैं वो सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए हैं। ठीक है। और रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर, रियल फाउंडर कौन था, तो अल्बुकर्क रियल फाउंडर थे और इन्होंने ही शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल किया था। द एनेक्सेशन ऑफ गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन नवंबर 1510, गोवा का एनेक्सेशन जो है ये नवंबर 1510 में इन्होंने किया। और उसके बाद क्या किया, यूसुफ आदिल शाह जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे उस समय, और उन्हीं से इन्होंने गोवा छीना और क्या किया, इन्होंने वहाँ पे अपना कैपिटल बना लिया गोवा को। ही इनकरेज पोर्टुगीज मैन टू मैरी इंडियन वुमेन फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ पोर्टुगीज प्रोविंस। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगाली मेंस को क्या कहा कि तो आप इंडियन औरतों से शादी कीजिए और यहाँ पे अपना परमानेंट कॉलोनी बसाइए, ताकि हम लोग का प्रॉफिट हमेशा
सालों साल चलता रहा। और उस वक्त जो है यूरोप में बहुत होड़ मचा हुआ था कि कॉलोनी बनाने का। अफ्रीका को कॉलोनी बनाए थे ये लोग, अमेरिका को कॉलोनी बनाए थे ये लोग, सब कॉलोनी बनाते जा रहे थे ये लोग। तो इंडिया पहली बार इस चपेट में आया था पुर्तगालियों के। इसमें से नॉट करेक्ट, तो ये IAS 2003 का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा है। अक्सर ये नॉट पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें से करेक्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए करेक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। तो इंग्लिश ने पहला फैक्ट्री जो है साउथ इंडिया में कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। इन ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपन इट फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। और ईस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम, और ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश ने कहाँ खोला? उड़ीसा में 1633 में। और अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्यूपाई किया था 1746 में डुप्ले की लीडरशिप में। और पहला स्टेटमेंट गलत है 1499। ये तो देख के ही गलत कोई भी बता देगा कि पुर्तगीज 1400। अच्छा ये कुछ और पूछा है, पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा पूछा है, आए नहीं पूछा है। गोवा कब कैप्चर किया था? तो अल्बुकर्क ने कब किया था? 1510 में किया था गोवा को कैप्चर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। तो पहला फोर्ट्रेस पुर्तगालियों ने कहाँ बनाया था? पहला फोर्ट्रेस पुर्तगालियों ने कोचीन में बनाया था। और ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा ही बिल्ड किया गया था, विच हु वॉज नॉट द वायसराय एट द टाइम। और उस समय अल्बुकर्क जो थे, जिस समय ये पहला पोर्तुगीज़ फर्स्ट फोर्ट्रेस जब बना रहे थे अपना, जो कि कोचीन में और 1503 में बन रहा था, उस समय अल्बुकर्क जो थे ये वायसराय नहीं थे। और अल्मीदा भी उस समय वायसराय नहीं थे। अल्मीदा को वायसराय 1505 में बनाया गया। अल्मीदा कंस्ट्रक्टेड द पोर्टुगीज फोर्ट्रेस इन कन्नूर, जो आज के कन्नूर है, वहाँ पे एक पुर्तगालियों का फोर्ट बनाए थे। और अंजे दीवा कहाँ है? नियर कर्नाटका कोस्ट, बिल्ड बट पॉलिटिकली इन गोवा। मतलब कि अंजे दीवा जो है ये इंडिया का है, जो कर्नाटक ऊपर थोड़ा सा है, मतलब कर्नाटक जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, फिर थोड़ा छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक उसको घेरा हुआ है, थोड़ा महाराष्ट्र घेरा हुआ है, नीचे केरल है। और तो उसी में मतलब ये अंजे दीवा जो है, अगर मान लीजिए ये गोवा है, तो यहाँ एकदम कोने पे ऊपर, यहाँ कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पे ही है, लेकिन वो ज़्यादा गोवा में ही कहलाता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जो इन्होंने सी ट्रेड सेंटर इंडिया में सेटअप किया था? वहीं पुर्तगाली। सेम क्वेश्चन। फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय फ्रांसिस्को दे अल्मीदा एनेक्स डीयू इन 1509। और गोवा तो उन्होंने 1510 में किया, डीयू पूछ दिया तो डीयू 1509 में इन्होंने एनेक्स किया था। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल, द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज़ के द्वारा हुगली बनाया गया था। इन 1534 पोर्तुगीज ऑब्टेन परमिशन टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सतगांव एंड चितगांव बाय द देन रूलर बंगाल गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। बंगाल के रूलर थे 1534 में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। 1534 में कौन सा मुगल अम्पायर यहाँ पे था? तो मुगल अम्पायर नहीं था उस वक्त, शेरशाह सूरी का शासन दिल्ली में था। और दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन था, क्योंकि उन्होंने नहीं, शेरशाह सूरी का नहीं था, हुमायूं का शासन था। 1540 में फिर शेरशाह सूरी राजा हो गए और फिर हुमायूं भाग गए थे। 1555 में हुमायूं वापस आए, 1556 में वो मर गए। फिर अकबर 1556 में राजा बने। और सतगांव और चटगांव जो है वो उस वक्त बंगाल के रूलर हुआ करते थे गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। उन्होंने पुर्तगालियों को परमिशन दे दिया कि आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट इन द 16th सेंचुरी सतगांव डिक्लाइंड हो गया 16वीं शताब्दी में। और हुगली जो है, हुगली को पुर्तगालियों ने चुन लिया अपने उसके लिए। तो डच के फोर्ट का नाम था फोर्ट गुस्तावुस, चिंसुरहा में बनाए थे डच। और श्रीरामपुर जो है वो मतलब डेनमार्क का श्रीरामपुर में मेजर सेंटर हुआ करता था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पौंडीचेरी के बारे में। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज़। तो ये स्टेटमेंट सही है कि पहले पौंडीचेरी पे पोर्तुगीज़ों का वो हुआ था ऑक्यूपेशन। फिर डच वॉज द सेकेंड यूरोपियन टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी 1793 में। ब्रिटिश ने भी पौंडीचेरी पे ऑक्यूपाई किया, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रांस को 1814 में दे दिया। ट्रीटी ऑफ पेरिस वहाँ पे साइन हुआ इंग्लैंड में, और मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ।
और इंग्लैंड ने क्या किया, फ्रांस को वहीं से, मतलब ये जहाँ मेन ब्रिटेन से ही जो है आदेश भेज दिया कि भाई अब आप लोग हैंड ओवर कर दीजिए फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी, 1793 में जो इन लोगों ने कैप्चर किया था। तो ये गलत से क्या दिया है, सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी और द फ्रेंच, तो ये गलत बात है। सेकेंड तो डच थे, और उसके बाद द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, तो ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1793 में इंग्लिश ने ऑक्यूपाई किया था, और 1814 में इंग्लिश ने वापस फ्रेंच को दे दिया। इसका मतलब कि फ्रेंच जो है इंग्लिश से पहले ऑक्यूपाई किए थे इसको, पौंडीचेरी को। अच्छा, ये आगे सवाल देखते हैं। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी। हुगली को पायरेसी के लिए यूज किसने किया, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का धंधा बहुत बेकार तरीके से था, वो लोग मार काट और पता नहीं मतलब गंदे तरीके से राज कर रहे थे इंडिया पे, इसीलिए उनका राज ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। और ब्रिटिशर्स भी बहुत गंदे तरीके से राज किए थे, लेकिन 1858 की क्रांति के बाद थोड़ा ब्रिटिशर्स में लिबरल चीज़ें होनी शुरू हो गई, मतलब वहाँ से बिगनिंग हो गया, ऐसा नहीं था एकदम लिबरल हो गया, धीरे धीरे करके लिबरलाइजेशन की तरफ वो भी बढ़े। और गांधीयन एरा में तो पूरे के पूरे मतलब धीरे धीरे ब्रिटेन का मतलब एक तो वर्ल्ड वॉर और ऊपर से गांधी और अलग अलग फ्रीडम फाइटर, तो उनके बीच में ब्रिटिशर्स का पूरा धीरे धीरे पतन हो गया। अच्छा, 1932 में काजिम खान गवर्नर थे बंगाल के। ड्यूरिंग शाहजहां रेन फाइनली सबड्यूड एंड इम्प्रिजन थाउजेंड्स ऑफ पोर्टुगीज, मतलब कि 1632 में काजिम खान जो थे ये बंगाल के गवर्नर थे 1632 के टाइम पे, और इन्होंने पुर्तगालियों को मतलब हरा दिया लड़ाई में और मार भगाया वहाँ से, ठीक है, बंगाल से। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी, तो वहीं पुर्तगाली। फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के फाउंडर जॉब चॉर्नोक हैं, जिन्होंने सूता नदी, जो कलकत्ता का पहले का नाम हुआ करता, सूता नदी को इन्होंने सेलेक्ट किया था अपने फैक्ट्री के लिए। हुगली में सब के सब आ रहे थे, तो ये सोचे कि हम लोग थोड़ा अलग बनाते हैं बाकी यूरोपियन से, ताकि हम लोग को कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो इन्होंने सूता नदी को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये कासिम बाज़ार फैक्ट्री के चीफ थे जॉब चॉर्नोक। तो वहीं हु फाउंडेड कोलकाता, पता है ये जॉब चॉर्नोक। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ सेटअप हुआ था, तो ये मद्रास हुआ था। गलती से आप लोग कलकत्ता मत मार दीजिएगा, यहाँ पे मद्रास याद कीजिएगा 1688 में, क्योंकि जब भी ब्रिटिश से रिलेटेड कुछ फर्स्ट पूछता है तो आदमी का ध्यान पहले कलकत्ता पे ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने कलकत्ता में ही अपना रूल शुरू किया था। लेकिन पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ब्रिटिश ने मद्रास में शुरू किया था 1688 में, ठीक है। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडियन, जॉइंट स्टॉक कंपनी का बात आ गया तो डच ने शुरू किया था जॉइंट स्टेट कंपनी। और 1600 में जो है डच को भी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये मिल गया था कि जाइए आप लोग भी अपना कॉलोनी बसाइए ज़रा इंडिया में। और उसके बाद अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में एक कैच है कि इसमें पूछा क्या है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। तो पहला जो है इसमें डच तो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू किया था, लेकिन पहला ब्रिटेन था। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है ब्रिटेन, इसलिए यहाँ पे डच ऑप्शन में सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सिंस ब्रिटेन इज नॉट इन क्वेश्चन ऑप्शन द आंसर विल बी बी, यानी कि डच, ठीक है। और फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर ट्रेड विद इंडिया वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन लंदन 1600 में। और इसके बाद जॉइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था रिजोल्यूशन बाय डच पार्लियामेंट इन 1602 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम। डच जो है डिफीट किए हैं पोर्टुगीज़ को और फोर्ट विलियम को बिल्ट किए इन द मॉडर्न कोच्चि में। मॉडर्न कोच्चि में ये लोग क्या किए हैं, डच। तो ये स्टेटमेंट सही है कि डच ने पोर्टुगीज़ को डिफीट किया और फोर्ट विलियम बनाया मॉडर्न कोच्चि में। एक फोर्ट विलियम कलकत्ता में भी है जो इंग्लिश वालों का था, ये याद रखिएगा। तो विलियम फोर्ट इन मॉडर्न कोच्चि 1663 में बनाया गया था। अब जो है थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। कोच्चि वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन, और कोच्चि जो है 1814 में ब्रिटेन के हाथ में आ गया डच से। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये IAS का क्वेश्चन में जो 3 स्टेटमेंट दिया रहता है ये ज़्यादा टाइम लेता है, नहीं तो PCS वाले सब इतना मतलब लंबा स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वे ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अल्फांसो अलबुकर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान, यूसुफ आदिल शाह। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक फैक्ट्री मद्रास में इस्टेब्लिश किया ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मद्रास में फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया मद्रास पे और विजयनगर एम्पायर के एक रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने लैंड को लीज पे लिया था ब्रिटिशर्स ने। और ये जो है गजपति रूलर ने लैंड दिया था, तो ये गलत है। गजपति रूलर थोड़े पहले के थे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा है गजपति रूलर जो हैं वो 16वीं शताब्दी तक ख़त्म हो चुके थे। और ये जो हैं डच जो हैं कोच्चि और फ्रॉम पोर्तुगीज़ में जो लिए थे, कोच्चि को पोर्तुगीज से ले लिए थे ना डच, फोर्ट विलियम वगैरह अभी ऊपर क्वेश्चन में लोग देखे थे। एंड लेटर एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट द कोस्ट ऑफ आंध्रा इन 17th सेंचुरी। तो आंध्रा के वहाँ पे जहाँ पे ये गजपति रूलर हुआ करते थे, ये जैसे इंडिया है तो गजपति रूलर इस साइड में थे, तो इस साइड में जो है ये 17वीं शताब्दी में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया और गजपति रूलर 16वीं शताब्दी तक ख़त्म हो चुके थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज। तो एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सही बात है, नेशनलिज्म था नहीं। द कंपनी ऑफ आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म, सही बात है कि भाई जो वेस्टर्न जो सेना थी वो उनके पास मॉडर्न आर्म्स हुआ करते थे। इंडियन सोल्जर लैक फाइडेलिटी, कंसिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस। तो इंडियन सोल्जर्स उस वक्त मर्सिनरीज की तरह काम किया करते थे। कोई ऐसा देश तो था नहीं कि हाँ मुझे इंडिया के लिए ऐसा करना है, क्योंकि सारे डिवाइडेड थे। यहाँ पे आपका मैसूर था, यहाँ पे मराठा थे, यहाँ पे बंगाल था, यहाँ पे पंजाब था, यहाँ पे यूपी अवध था, यहाँ पे आपका मतलब इधर ही आपका वो हुआ करता था मद्रास वगैरह, तो सब अलग अलग बटे हुए थे। तो ये सब स्टेटमेंट तो सही है। और ये दिसंबर, याद रखिए, दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इंग्लैंड को रॉयल चार्टर दिया कि जाइए आप लोग ईस्ट इंडीज़ में बिजनेस कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड टू इंडिया। तो वही चीज़, पहला कंपनी कौन था, तो लेवांट कंपनी। इसको लेकिन अगर यहाँ पे सी रूट के द्वारा दिया रहता तो ईस्ट इंडिया कंपनी होता। लेवांट कंपनी को जो है ना बाई रूट चार्टर मिला था कि जाइए आप लोग बिज़नेस कीजिए, मतलब कि इंग्लैंड से बाई रूट। और आपको तो पता ही है बीच में क्या पड़ता था, बीच में ये पड़ता था आपका तुर्की एम्पायर पड़ता था जो कि ओटोमन हुआ करता था, और वो लोग नहीं करने देते थे ट्रेड, हाई टैक्स लगाते थे। ट्रेड करना है तो भाई उनको भी फिर प्रॉफिट कराओ, फिर उनके प्रॉफिट करते करते आगे आओ तो पर्शिया वालों को प्रॉफिट कराओ, फिर बीच में सऊदी अरेबिया पड़ता था उनको भी, मतलब सबको प्रॉफिट कराते कराते ये ट्रेड का रूट महंगा पड़ने लगा था। इसीलिए तो शिप ज़्यादा, मतलब ये लोग नेवी में खर्च करने लगे यूरोपियन कंपनीज, ताकि हम लोग को इंडिया से ट्रेड करना ईजी हो, सस्ता हो। तो दिसंबर 31, 1600 को ये लोग ने मतलब चार्टर मिल गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the emperor of India when the British India was formed in London। तो 1600 के वक्त अकबर थे, 1605 में अकबर का ख़त्म हुआ था, 1605 से जहांगीर शुरू हुए थे। तो 1600 में तो उस वक्त जलालुद्दीन अकबर हुआ करते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो कौन से मुगल एम्परर के वक्त जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली फैक्ट्री शुरू की थी? तो जहांगीर। देखिए 1600 में अकबर थे, 1605 में अकबर ख़त्म हो गए, फिर जहांगीर शुरू हो गए। तो जहांगीर शुरू हुए तो उसी वक्त जब 1600 में इन लोगों को चार्टर मिला, तो उसके बाद ये लोग 16 थोड़ा 4-5 साल लगा होगा आने में, 4-5-6 साल। तो ये लोग आए तो टेम्पररी फैक्ट्री जो है इन लोगों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया, और सूरत में पहला परमानेंट फैक्ट्री 1613 में ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। और उस वक्त कौन थे राजा? उस वक्त राजा थे जहांगीर। ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज इन 1613। वही सवाल जो यहाँ पे हम लोग देखें, सूरत में पहली फैक्ट्री, और नॉन परमानेंट फैक्ट्री जो है यहाँ 1611 मसूलीपट्टनम। तो इसमें इसका कहानी दिया हुआ है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंग जो हैं वो मुगल कोर्ट पहुँचे हैं सूरत में, मतलब सूरत से मुगल कोर्ट पहुँचे विलियम हॉकिंग अप्रैल 1609 में, लेकिन परमिशन लेने में असक्षम रहे।
तो क्योंकि पुर्तगाली भी पूरा कोशिश कर रहे थे कि ना ले पाएँ, लेकिन कैप्टन मिडिल्टन जो हैं वो स्वाली जो कि सूरत के पास था वहाँ पे मुग़ल गवर्नर से परमिशन लेने में मतलब वो हुए हैं, मतलब सक्सेसफुल रहे 1611 में। और कैप्टन थॉमस बेस्ट डिसॉल्व द पोर्टुगीज़ मोनोपोली विद द विक्ट्री एट स्वाली। थॉमस बेस्ट जो थे इन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया, बैटल ऑफ स्वाली में हरा दिया। और कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश इस्टेब्लिश परमानेंट फैक्ट्री इन 1613, परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया। और कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, मतलब धीरे धीरे फैक्ट्रीज अपना एक्सपेंड करते गए ये लोग ब्रिटिशर्स। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ था फर्स्ट फैक्ट्री, तो फर्स्ट फैक्ट्री वहीं सूरत 1613। ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट स्वाली, तो थॉमस बेस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा था 1612 में ये जो नावल बैटल नेवी का बैटल हुआ था, तो यहाँ पे नेवल बैटल में अब ब्रिटिश का सिक्का इस्टेब्लिश हो गया। अभी तक पोर्टुगीज और स्पेन थे, लेकिन ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को हरा के वहाँ पे अपना सिक्का वो कर दिया, गाड़ दिया, मतलब अब अपना टाइम आ गया ब्रिटिशर्स का। कैप्टन हॉकिंस, अच्छा आप लोगों को पता है ब्रिटिश और फ्रांस उस वक्त दो मेजर पावर हो गए थे, लेकिन फ्रांस फिर भी ब्रिटिश के आगे थोड़ा दब गया था। और जो स्पेन और ये पुर्तगाली हैं ये 100 साल पहले मेन पावर हुआ करते थे, स्पेन और पुर्तगाल। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश और फ्रांस का राइज हुआ तो ये दोनों दब गए। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और रशिया का राइज हुआ तो फ्रांस और ब्रिटिश और जर्मनी ये तीनों दब गए। फिर अब धीरे धीरे आज मॉडर्न वर्ल्ड में चाइना का दबदबा हो रहा है, रशिया तो दब ही चुका है और यूएसए का मतलब टक्कर दे रहा है। चाइना, हो सकता है चाइना आगे मॉडर्न पावर बने, फिर धीरे धीरे इंडिया उठेगा, इंडिया बनेगा। तो ऐसे सबका टाइम, सबको बारी बारी चांस मिल रहा है। विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ही केम टू इंडिया इन 1611 एज द एनवॉय ऑफ जेम्स वन। ही वॉज वेरी वेल वर्स इन टर्किश लैंग्वेज, तो टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता था कैप्टन हॉकिंस को। जैसा कि आप लोग को पता है मुगल तुर्क ही थे, तुर्किश लैंग्वेज में वो निपुण थे, तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को तुर्की आता था। तो ये वहाँ पे मुग़ल कोर्ट गए और 1608 में ही रीच्ड इन मुग़ल कोर्ट इन 1609। तो 1611 तो गलत है, ये डेट गलत है, 1609 में ही मुग़ल कोर्ट पहुँचे थे। और टर्किश लैंग्वेज उनको आता था क्योंकि भाई वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आज ही हम लोग को अगर कोई विदेश से आता है तो कोशिश करता है, चाहे मोदी जी विदेश जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके भाषा में उनको संबोधित करें। कोई यहाँ आता है तो कोई विदेशी लीडर हिंदी में बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही काम ये करने की कोशिश किए थे उस वक्त मुग़ल कोर्ट में जाके जहांगीर के साथ। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? तो भरूच में। तो जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 1625 तक इन सारे ऑप्शंस में से भरूच में ही एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था। सूरत में 1613 में हो गया था, तो सूरत ऑप्शन में है नहीं। मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1600 से लेके 1625। तो 1613 में यहाँ हो ही गया। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच 1619 तक यहाँ भी हो गया। मसूलीपट्टनम नॉन परमानेंट 1611 में था। आरमा गाँव 1628 में और हरिहरपुर और बालासोर 1633 में। तो एक तरह से ये भी थोड़ा बहुत फर्स्ट उसमें आ जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं हैं इसमें, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत? तो सूरत में वहीं सेम क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, ये आप देख सकते हैं। डच इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन सूरत इन ईयर 1616 वाइल द फ्रेंच इस्टेब्लिश इन सूरत इन 1664, क्योंकि फ्रेंच तो 1664 में आए ही थे और 1668 में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे फ्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू? अरे वही चीज़ फिर से सूरत। 2006 IAS, UPPCS में 2011, IAS प्री 2021, सब जगह घुमा फिरा के, मतलब ये थोड़ा अलग सवाल था क्योंकि ये 2021 का था। थोड़ा इस वक्त तक UPSC बहुत डायनेमिक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन अर्ली पीरियड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली मेड सूरत इट्स वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, लेटर शिफ्टेड टू बॉम्बे। मतलब कि फैक्ट्री नहीं पूछा है इसमें, प्रेसिडेंसी पूछ दिया है। फैक्ट्री की तो जहाँ प्रेसिडेंसी होगा वहीं तो फैक्ट्री होगा। अब सूरत में इस्टेब्लिश इन लोगों ने फैक्ट्री किया था तो प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग में सूरत ही था, बॉम्बे तो धीरे धीरे बसाया गया।
फिर उसके बाद बॉम्बे बना। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर, जो कि पुर्तगालियों से दहेज में मिला था इंग्लिश को, और जिसके लिए 10 पाउंड जो हैं किंग ऑफ इंग्लैंड जो हैं 10 पाउंड में एनुअली 10 पाउंड के रेंट पर, देखिए यहाँ लिखा भी है 10 पाउंड के एनुअल रेंट पर इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे का पूरा लैंड थमा दिया कि आप लोग चाहिए उस पर अपना बिजनेस डालिए करिए। और प्रिंसेस ऑफ पुर्तगाल का नाम था ब्रेगेंजा और किंग ऑफ इंग्लैंड का नाम था चार्ल्स टू। इन लोगों का शादी हुआ तो बॉम्बे इन लोग को दहेज में मिल गया, चार्ल्स टू को मिल गया मतलब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये देखिए सारे ऑप्शन कभी कभी गलत भी होते हैं। तो नवाब सादत अली खान टू ऑफ अवध, नवाब सादत अली खान टू ऑफ अवध हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज टू द ब्रिटिश इन 1798। 1798 में कौन था याद कीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं सब्सिडरी अलायंस अपना लेके आए थे और सबसे पहले अवध को ही अपना वो बनाए। तो नवाब सादत अली खान ने क्या किया, उनको ये इलाहाबाद का फोर्ट जो है दे दिया कि अपना मतलब इसी में जो करना है कीजिए। लोग शायद उसमें सैनिक वैनिक रखे होंगे लोग ब्रिटिश वाले, क्योंकि सैनिक अब रखना था इन लोगों को सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत प्रोटेक्शन देने के लिए अवध को, ठीक है, क्योंकि अवध उस वक्त तक वीक हो ही चुका था। 1765 में ही अवध की वीकनेस दिख गई थी जब वो लोग बैटल ऑफ बक्सर कंबाइंडली हार गए। अवध, मुग़ल और अपने ये बक्सर वाले जो मीर कासिम थे, तो ये तीनों लोग कंबाइंडली हारे थे बक्सर में। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब। तो औरंगजेब सर जॉन चाइल्ड, तो जो चाइल्ड थे इनको औरंगजेब मार मार के खदेड़ा था, क्योंकि ये चाइल्ड हैं तो इनको मारना बनता है। इन्होंने वो की थी, मतलब ये मक्का पिलग्रिमों को परेशान कर रहे थे, जो मक्का जा रहे थे जो श्रद्धालु, तो उनको इन्होंने परेशान करने की कोशिश किया। तो ये बचकानी हरकत किए थे चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड बचकानी हरकत की तो औरंगजेब इनको बड़ा पीट के भगा दिया 1688 में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, तो फ्रेंच शिप जो है ब्रिटिशर्स कब्जा कर लिए। ब्रिटिशर्स अब दादा बन रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स विच बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर। नवाब अनुरुद्दीन जो क्या किए, सेंट एन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ महफूज खान टू besiege the French in Madras during the first Carnatic War. The French army command कैप्टन पैराडाइज फ्रेंच आर्मी के अंतर्गत डिफीटेड नवाब आर्मी एट मतलब अडियार नदी के किनारे, बैटल ऑफ अडियार इसकी को कहते हैं, सेंट थोम बैटल ऑफ अडियार। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ 18 अक्टूबर 1778 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ। तो ये क्या किया, इंडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वार जहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस मतलब लगे हुए थे वहाँ पे, तो वो ख़त्म किया। तो इसी के साथ साथ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी ख़त्म हुआ इंडिया में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज़ मेमोरेबल फॉर द वॉर ऑफ सेंट थोम। वॉर ऑफ सेंट थोम यहीं अडियार के रिवर के किनारे वॉर ऑफ सेंट थोम हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थोम, जिसमें नवाब की आर्मी हारी थी फ्रेंच आर्मी से। कैप्टन बर्नेट ने शिप वो किया और फिर कैप्टन पैराडाइज ने उनको जन्नत दिखा दिया, मतलब उनके आर्मी को, मतलब जो इसको सपोर्ट कर रहे थे नवाब को। तो ये नवाब अनुरुद्दीन थे, उन्होंने आर्मी भेजा महफूज खान के अंतर्गत कि जाओ फ्रांसीसियों को ज़रा कैप्चर करके आओ। तो फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, नवाब को बढ़िया से मज़ा चखाया, ठीक है। और 18 अक्टूबर 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हो गया। कर्नाटक वॉर वर फाउंड, तो कर्नाटक वॉर बस नाम का है, लड़े यहाँ पे इंग्लिश और फ्रांस रहे थे, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला शफल। सेकेंड कर्नाटक वॉर इनकन्क्लूसिव वॉर था, ना कोई हारा था ना कोई जीता था, ठीक है। इसमें लॉर्ड डुप्ले का बहुत बड़ा रोल था। थर्ड कर्नाटिक वॉर इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस वहाँ पे शांति का समझौता हुआ, तो यहाँ पे थर्ड कर्नाटक वॉर भी ख़त्म हुआ। और फर्स्ट मैसूर वॉर भी एक हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स हारे थे। हाँ, ये बात बहुत ही बड़ी है कि हैदर अली जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था, ठीक है, पहले मैसूर वॉर में। आपको आगे बताएंगे इसकी कहानी, ठीक है। चलिए, नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, मतलब वही कर्नाटिक वॉर 1746 से 48 सही है। थर्ड बैटल भी सही है 1758 से 63 तक।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में हुआ था अपना मराठा और अब्दाली के सेना के बीच में, इस पर एक फिल्म भी बनी है। और नॉट करेक्टली मैच, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक, नॉट करेक्टली मैच, ये 1749 से 54 तक हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल, नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ बैटल ऑफ अंबूर। देखिए 2023 का सवाल है, तो अब 2023-22 के बाद से थोड़ा सवाल थोड़ा डायनेमिक होते जाएगा। इन दिस बैटल वॉज फॉट इन 1752, तो ये गलत है। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन, तो ये सही है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब फ्रेंच के साथ थे, अनवरुद्दीन ब्रिटिश के साथ था। इन दिस बैटल अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट, तो इस बैटल में, बैटल ऑफ अंबूर में अनवरुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा था। तो गलत सिर्फ पहला है कि 1752 में हुआ था। ये बैटल ऑफ अंबूर जो है ये 1749 में ही हुआ था, सेकेंड कर्नाटिक वॉर से जो शुरू हुआ था। फर्स्ट मेजर वॉर ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर, बैटल वॉज इनिशिएटेड बाय मुजफ्फर जंग, सपोर्टेड बाय जोसेफ, ये डुप्ले आ गया था, लेड बाय चंदा साहिब। चंदा साहिब भी फ्रांस के साथ थे, मुजफ्फर जंग भी फ्रांस के साथ थे, और डुप्ले भी था फ्रांस का उस वक्त का वो गवर्नर। हु सॉट ओवर थ्रू अनवरुद्दीन खां द नवाब ऑफ कर्नाटक, जो नवाब ऑफ कर्नाटक था अनवरुद्दीन खां को, इसको हराने के लिए तीनों एक हुए। फॉर सपोर्टिंग नासिर जंग क्लेम टू बी निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ये क्या हुआ, अनवरुद्दीन खान को हराए थे सपोर्ट करने के लिए नासिर जंग को अनवरुद्दीन खान ने सपोर्ट किया था, तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि ये नासिर जंग नहीं हो। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट, अनवरुद्दीन वॉज किल्ड इन दिस बैटल एंड चंदा साहिब सीज द कंट्रोल ऑफ कर्नाटक, और चंदा साहिब कर्नाटक का, अनवरुद्दीन मारा गया इस बैटल में, और चंदा साहिब ने कर्नाटक का कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes? तो ब्रिटिशर्स इसमें अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, हालांकि वैसे सही भी है, हालांकि ऐसा नहीं था, छोटे मोटे वार में वो भी लोग करते थे पहले, लेकिन मेजर जो है वो डुप्ले से शुरू हुआ था। डुप्ले ही सबसे पहले इंडियन वॉर में, छोटे छोटे वॉर में अपना बड़ा बड़ा हाथ डालने लगा। ठीक है, इन इंडिया द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में क्या किया, इंडिया ने अपना अर्लीस्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। लुई 14 फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट उस वक्त हुआ करते थे, लुई 14 के राजा, ये राजा थे फ्रांस के। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया 1664 में, सॉरी। और उसके बाद पहला फ्रेंच फैक्ट्री 1668 में इस्टेब्लिश होता है। तो उस वक्त राजा कौन थे, लुईस 14 थे, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो कोलबर्ट थे। और उस वक्त जो है 1664 में इन लोग को मिल गया, और 1668 में आके ये लोग अपना इस्टेब्लिश किए फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। ये सेम सवाल लुईस 14 के वक्त इन लोग का वो हुआ था, और कोलबर्ट उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे फ्रांस में। चलिए 50वें क्वेश्चन, हु इज़ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय डच। तो ये चिंसुरा, आप लोग स्टार्टिंग में एक चिंसुरा आया था कि इन लोग का मेजर जो बंगाल में डचों का मेजर चिंसुरा हुआ करता था, जहाँ पे ये लोग अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे। देखिए डच कंपनी बंगाल में जो सबसे पहले पीपली में 1627 में इन लोगों ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, लेकिन कुछ दिन बाद डच मूव टुवर्ड्स द बालासोर की तरफ बढ़ गए पीपली से। बट द ट्रेड ऑफ द डच स्टार्टेड इन बंगाल इन 1635, लेकिन ट्रेड जो मेनली शुरू हुआ बंगाल में 1635 से शुरू हुआ, कंटिन्यू टिल 1656। 1635 से 1656 में खूब बंगाल में ये लोग ट्रेड किए, इन लोग का फैक्ट्री बन गया था हुगली में। आफ्टर 1656 फैक्ट्री एट चिंसुरा विलेज, मतलब कि हुगली का ही चिंसुरा विलेज हुआ करता था, हुगली में ही, और वहीं पे लोग अपना फैक्ट्री अच्छे से इस्टेब्लिश करके 1653 में और प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, और वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट बन गया इन लोगों के लिए, डच के लिए। डच फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड एट चिंसुरा अलॉन्ग विद एट हुगली हेडक्वार्टर बना। और उसके बाद क्या हुआ, डच कंपनीज वर इस्टेब्लिश्ड एट कासिम बाज़ार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर एक्सेट्रा। तो फिर धीरे धीरे ये मतलब डचों का कासिम बाज़ार भी फैक्ट्री बना, पटना भी बना, ढाका भी बना, मालदा भी बना, बालासोर भी बना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पटना, ये BRBCS का क्वेश्चन होगा पक्का। पटना में कब बना, तो 1632 में
ये 2019 में BRPCS ने पूछा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर्ड पटना 1632 में। नो क्लियर ऑथेंटिक सोर्स क्लेमिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इन पटना 1632 में कोई क्लियर सोर्स नहीं मिला है। ये BPSC ने अपना क्लियर सोर्स दिया है कि भाई 1632, तो एक BPSC का आंसर होता है अपना कि भाई हाँ वहीं मारना है, ठीक है, तो आप लोग वहीं मारिए। ऑल्दो हिस्टोरियन ओम प्रकाश हैज़ गिवन प्रूफ फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इन पटना 1638। एक हिस्टोरियन थे ओम प्रकाश, तो उन्होंने 1638 में बोला है, लेकिन BPRPCS जब 1632 माना है तो आप भी मानिए 1632 की हाँ भाई डच ने पटना में इस्टेब्लिश किया था। वहीं सेम सवाल फिर पटना में कब हुआ था, तो वहीं 1632 में। चिन सुराहा 1653 में, इसमें दिया हुआ था इस वाले में 1653 में चिन सुराहा में डच ने अपना फैक्ट्री, मेजर डच फैक्ट्री के बारे में ही पूछ रहा है। तो चिन सुराहा 1653 आपको पता ही था। बाकी भीमलीपाटम 1641 है, कराईकाल 1645 है, कोचिन 1663 है और पटना 1632 है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भीमलीपट्टनम 1641, कराईकाल 1645 और कोचिन जो है 1663, 1653 और पटना 1632। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज द इंग्लिश हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्मी। द इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग आर्मी। अच्छा, इंग्लिश का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी था, ये तो आपको पता ही है। नेवी इन लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया था बाद में, तो फ्रेंच इसलिए फेल्ड हो गया डेक्कन में अपना पावर वो करने में। देखिए, वीक नवल स्ट्रेंथ ये फ्रेंच फेलियर का मेन कारण था। और वोल्टेयर एक फ्रेंच के वो थे, राजनीतिज्ञ थे, तो इन्होंने कहा था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन फ्रेंच नवल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस सो बैडली दैट द नेवी हैड हार्डली एनी बैटलशिप लेफ्ट इन द 7 ईयर वॉर्स। 7 ईयर वॉर्स में नेवी के पास कोई वॉरशिप बचा ही नहीं था, बैटलशिप। तो अगले सवाल पे चलते हैं। फॉलोइंग यूरोपियन पावर इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अनदर। तो देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा यूरोपियन पावर पहले, मतलब सीक्वेंस में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। फ्रेंच सबसे लास्ट में 1666 आपको पता ही है, और पोर्टुगीज सबसे पहले आए, ये तो आपको पता ही है 1498 में। इंग्लिश का 1600 के आसपास इनको भी चार्टर मिला, और डच को भी इसी टाइम पे चार्टर मिला। डच पहले पहुंचने में सक्षम रहे, इंग्लिश उसके बाद पहुंचे। और डेन्स को 1615-16 के आसपास डेन्स भी को भी चार्टर मिल गया अपना, मतलब आए ये लोग भी ट्रेड करने। मेन ट्रेड का पॉइंट ये था, पुर्तगालियों को जब इन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो इन लोग के मन में आया कि हम भी लोग ट्रेड करेंगे, तो धीरे धीरे आए ये भी लोग। अब देखिए, पौंडीचेरी जो है फ्रेंच, गोवा जो है पुर्तगीज़, ट्रंकेबार जो है ये आपका डेन्स, और सैद्रस जो है वो डच। ये इन लोग का एक तरह से मेन पॉइंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट शहर था। जैसे पौंडीचेरी फ्रेंच, ये तो आज भी आपको उसी तो सबको कॉमनली पता है। और गोवा जो है ये पुर्तगालियों का मेजर शहर था, तो फिर ये भी पता ही है सबको। और सद्रस जो है ये डच का मेजर शहर था, जो कि तमिलनाडु का कलपक्कम शहर है। और ट्रंकेबार ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, अब वो डेनमार्क वालों का मेन शहर हुआ करता था एक ज़माने में। अब देखिए, बेस्ट सॉल्ट पेत्रे यानी कि शोरा, सॉल्ट पेत्रे और ओपियम, तो ये तो आपका बिहारियों का आंसर था। ओपियम जहाँ आ गया, फिर वो मतलब यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोहरा और ओपियम, मतलब सॉल्ट पेत्रे और ओपियम। ये पता नहीं सॉल्ट पेत्रे पढ़ते हैं या का, हम नहीं पता है, सॉल्ट पेत्रे ही बोल दीजिए, और ओपियम, तो ये बिहार। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर, वहीं ओपियम तो अपना बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। लास्ट कौन आया था, तो 1664 में कौन आया था, फ्रांस आया था। ठीक है। पुर्तगीज 1498 में, डच को 1605 में ही पहुंच गया सब, ये सब 1600 में चार्टर मिला, 1605 में पहुंच गया सब। इंग्लिश वाले 1600 चार्टर मिला, ये सब 1608 में पहुंचे सब। फ्रांस वालों को 1667 में पहुंचे हैं सब, 1664 में चार्टर मिला। तो ये पुर्तगाली वाले भी 1492 में चलना शुरू किए, 1498 में पहुंच गए सब। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो डच का ट्रेडिंग सेंटर नागपट्टनम, चिंसुरहा, चिंसुरहा तो था ही आपको पता है, 1653 में यहाँ पे बन गया हुगली में। फिर उसके बाद सूरत भी था, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, मतलब ऑल ऑफ द एबव। पटना 1632। तो ऑल ऑफ द एबव मतलब डच का मेजर मतलब ट्रेडिंग सेंटर बना ही था।
assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and quality of crops, use of mobile cannons in warfare, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश के द्वारा। तो देखिए टोबैको और रेड चिली तो हमको लग रहा है पुर्तगालियों ने लाया था। मोबाइल कैनन और वॉरफेयर जो है ये पहले मुग़ल वाले कर ही रहे थे इसका यूज। शेरशाह सूरी इसी में तो गए थे वहाँ पे किला जीतने, कहाँ का बुंदेलखंड में एक जगह है तो वहीं पे गए थे शेरशाह सूरी किला जीतने, वहीं पे मारे दीवार पे तोप का गोला, वापस उन्हीं को आके लग गया, ख़त्म हो गए। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ये तो आपको पता ही है कि टोडरमल का लैंड रेवेन्यू ये और क्वालिटी ऑफ क्रॉप और सॉइल के पे बेस्ड करके पहले ही ये सब तीनों चीज़ हो चुका है। तो नॉन ऑफ द इज ब्रिटिश के द्वारा इसमें से कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसमें भी वही सब चीज़ें दी हुई हैं। हु रिमार्क्ड अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज़ एन एनोमली बट इट इज़ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज़ एनोमली। तो ये किसने कहा था? तो ये मैकॉले ने कहा था। मैकॉले वहीं जो कहते थे कि जो इंडिया को बहुत बैकवर्ड समझते थे, जिन्होंने इंग्लिश को ही सुपीरियर समझा और इंडिया में भी वहीं लागू करने के लिए कहा था। ये लॉ मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के। हेड ऑफ लॉ कमीशन बने 1834 से 1838 तक। प्रिपेयर द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ फेमस पीनल लॉ बुक, इंडियन पीनल कोड भी यहीं लेके आए थे। तो ये इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेफेल ये जो है आपके फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जब ख़त्म हुआ था तब इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। हाँ, इसमें इंग्लिश का मतलब ठीक ठाक अपना वापस पा लिया था मद्रास को। और अगले सवाल पे चलते हैं। द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, वहीं नवल सुपीरियरिटी थी ब्रिटिश की और गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये भी कह सकते हैं क्योंकि 1857 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ से इन लोग को खूब सारा पैसा और मैन पावर मिल गया ब्रिटिशर्स को, और बाकी नेवल सुपीरियरिटी थी ही तो इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस को हरा दिया। इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर आपका मतलब ख़त्म हुआ। अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे हम तो धीरे धीरे एक एक करके एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अंतिम में मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, फटाफट कंप्लीट होता जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बाई 10 से 15 अगस्त के बीच में ही हिस्ट्री कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।